बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फॉरेक्स ट्रेडिंग आप लोगों को बेसिक कोर्स बैच नंबर 525 की जानिब से पेश किया जा रहा है। आज का हमारा जो टॉपिक है इसमें आज हम पहला जो हिस्सा है उसमें हम लॉन्ग एंड शॉर्ट पोजीशंस और टाइप्स ऑफ चार्ट के बारे में पढ़ेंगे कि लॉन्ग और शॉर्ट पोजीशन किसे कहते हैं फॉरेक्स मार्केट में या फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर, और चार्ट्स जो हम जिस पे एनालिसिस वगैरह करते हैं ये कितने टाइप्स के होते हैं फॉरेक्स मार्केट के अंदर। जब हम ट्रेडिंग कर रहे होते हैं तो हम कितने टाइप्स के चार्ट देख सकते हैं और कितने कितने किस्म के चार्ट्स पे अपना एनालिसिस कर सकते हैं। तो बेसिकली जब भी हम लॉन्ग पोजीशन की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है कि हम बाय की एंट्री लेना चाहते हैं। ट्रेडिंग में आपको पता है कि 2 तरह के काम किए जाते हैं, एक बाय किया जाता है, एक सेल किया जाता है, ठीक है? वैसे तो मैंने आपको शुरू में इंट्रोडक्शन में बताया था कि फॉरेक्स के अंदर बेसिकली बाय सेल कुछ नहीं होता, लेकिन उसमें क्या होता है एक्सचेंजिंग होती है करेंसीज़ की, ठीक है? आपस में एक्सचेंजिंग होती है। लेकिन हम यहाँ पे जब भी ट्रेड को लॉन्च करते हैं, एग्ज़ीक्यूट करते हैं तो हम वहाँ पे मजबूरन हमें कहना पड़ता है कि ये मैंने बाय कर लिया, ये मैंने सेल कर लिया। तो अब यहाँ पे लॉन्ग पोज़ीशन का मतलब है कि अगर हम इसको बाय करेंगे तो ये लॉन्ग पोज़ीशन कहलाएगी, अगर हम सेल करेंगे तो ये शॉर्ट पोज़ीशन कहलाएगी, ठीक है? और इसकी डायरेक्शन मैंने आपको मेंशन कर दी है। ये पहली पोज़ीशन जो सी आपकी लेफ्ट साइड पे स्क्रीन पे नज़र आ रही है, ये लॉन्ग पोज़ीशन है, यानी कि ऊपर की तरफ मार्केट जाने की उम्मीद है हमें, इसलिए हम इसमें लॉन्ग पोज़ीशन ले रहे हैं, यानी कि बाय की एंट्री ले रहे हैं। इसी तरह ये शॉर्ट पोज़ीशन है, यानी कि मार्केट नीचे की तरफ जाने की उम्मीद है हमें, यहाँ पे हम सेल पोज़ीशन ले रहे हैं। अब देखेंगे हमने जहाँ पे एंट्री पॉइंट लेना है, ये मैंने लिखा है एंट्री पॉइंट। जब भी मैं बाय की बात करूँगा तो उसमें मेरा स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट कहाँ पे होगा? देखिए, जब मैं बाय करूँगा तो मैं इस उम्मीद पे बाय करूँगा कि मेरी मार्केट ऊपर जाएगी तो मुझे मुनाफ़ा होगा, यानी मैंने प्राइस पे जिस प्राइस पे चीज़ खरीदी है, उस प्राइस से ऊपर जाएगी तो मुझे फ़ायदा हासिल होगा ना। तो इसलिए मेरा टेक प्रॉफिट जो है मेरी एंट्री पॉइंट से ऊपर होगा और मेरा स्टॉप लॉस मेरे एंट्री पॉइंट से नीचे होगा। ये बाय की कंडीशंस बता रहा हूँ कि बाय की एंट्री जब आप लोगों ने लेनी है तो आपका स्टॉप लॉस आपके एंट्री पॉइंट से नीचे होगा और आपका टेक प्रॉफिट आपके एंट्री पॉइंट से ऊपर होगा। अब इससे क्या मुराद है, ऊपर या नीचे से क्या मुराद है? इससे मुराद ये है कि अगर आपने 10 यानी कि 10 नंबर पे एंट्री ली है, तो आपका जो स्टॉप लॉस है वो 8 नंबर पे होगा, 10 से नीचे, और आपका टेक प्रॉफिट 14 या 15 या 16 पे होगा, 10 से ऊपर, ठीक है? इसका मतलब ये है, कि यानी आपके एंट्री पॉइंट से आपकी जो टेक प्रॉफिट ऊपर होगा। अगर हम सेल की बात करें तो सेल प में थोड़ा-सा ये काम रिवर्स हो जाता है, उलट हो जाता है बाय की बनिस्बत कि जहाँ से हम एंट्री लेते हैं, तो हमें ये उम्मीद होती है कि मार्केट नीचे की तरफ जाएगी और हमारा टेक प्रॉफिट भी नीचे ही होगा। अच्छा, अब इसमें स्टॉप लॉस जो है वो हमारे एंट्री पॉइंट से ऊपर होगा। मिसाल के तौर पे अगर मैंने 10 नंबर पे एंट्री ली है, 10 पॉइंट पे एंट्री ली है, यानी प्राइस वैल्यू 10 है, तो उससे ऊपर 11 या 12 या 13 या 14 कोई भी ऐसी वैल्यू वो मेरा स्टॉप लॉस होगा, और उससे नीचे 6 या 7 या 5 या 4 ये मेरा टेक प्रॉफिट होगा। ठीक है? तो इस तरीके से जो है ये स्टॉप और सेल और बाय की एंट्रीज़ को मैनेज किया जाता है फॉरेक्स मार्केट के अंदर। ये भी इसकी एक एग्ज़ाम्पल है कि आप सेल की एंट्री लेंगे तो अगर मार्केट आपके अपोज़िट जाएगी तो आपको लॉस होना शुरू हो जाएगा, और अगर आपकी सेल की एंट्री नीचे की तरफ जाना शुरू हो जाएगी, यानी कि प्राइस आपकी मार्केट जो सी वो नीचे की तरफ जाएगी तो आपको प्रॉफ़िट होना शुरू हो जाएगा। इसलिए इसको मैंने ग्रीन पोर्शन से मैं हाइलाइट किया है। अगर बाय की एंट्री लेते हैं तो आपकी मार्केट अगर ऊपर की तरफ ट्रैवल करेगी तो फिर आपको जो है वो प्रॉफ़िट होगा। अगर आपकी बाय की एंट्री ली है और आपकी मार्केट नीचे को चली गई, यानी आपके अपोज़िट चली गई है, तो फिर आपको लॉस होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद ना फॉरेक्स मार्केट में जब हम काम करते हैं, फॉरेक्स मार्केट में क्योंकि ये आपको बेसिक पढ़ाया जा रहा है, तो ये छोटी-छोटी चीज़ें आपको बताना ज़रूरी है कि मार्केट जब अप ट्रेंड में होती है, यानी कि ऊपर की तरफ जा रही होती है, ऊपर की तरफ रवा-दवा होती है, तो इसको फॉरेक्स ट्रेडर जो उनसे होते हैं, वो अपनी ज़बान में कहते हैं कि मार्केट बुलिश है। मार्केट क्या है? बुलिश है। तो बुलिश के पहले जो 4 हरफ हैं, वो बुल को ज़ाहिर करते हैं। तो बुल की ये जो फिगर आपको पहले ग्रीन कलर की नज़र आ रही है, ये बुल बना हुआ है, ठीक है? तो बुल का मतलब बाय का ट्रेंड है, बुलिश मार्केट है, ऊपर की तरफ जा रही है, अप ट्रेंड है। ये तमाम चीज़ें एक ही बात को ज़ाहिर करती हैं कि मार्केट ऊपर की तरफ रवाँ-दवाँ है, अप ट्रेंड की तरफ रवाँ-दवाँ है। अब हम वहाँ पे कभी कह देते हैं कि मार्केट अप ट्रेंड में है, कभी कह देते हैं बुलिश है, कभी कहते हैं बाय में है, कभी कहते हैं लॉन्ग पोज़ीशन लेनी है। तो ये तमाम बातें एक ही चीज़ से ताल्लुक़ रखती हैं। है तो छोटी-सी बात है, लेकिन आपको ट्रेडर की ज़बान में बोलना आना चाहिए कि बुलिश मार्केट कौन-सी मार्केट होती है। जब भी कोई बात करे ट्रेडर कि कौन-सी मार्केट बुलिश होती है, तो आप कहें जो मार्केट अप ट्रेंड में होती है, वो बुलिश कहलाती है। इसी तरह जो मार्केट डाउन ट्रेंड में होती है, इसको बेयरिश मार्केट कहते हैं। बेयरिश के पहले 4 हर्फ बियर से ज़ाहिर करते हैं, और ये आपके सामने बियर की पिक्चर बनी हुई है, ठीक है? तो बियर कहते हैं जो मार्केट सेलिंग कंडीशन में होती है, जो डाउन ट्रेंड में होती है, उसको बेयरिश मार्केट कहते हैं, ठीक है? जब मार्केट डाउन ट्रेंड में हो, तो उसको बेयरिश मार्केट कहा जाता है। ये एक और एग्ज़ाम्पल आपको मैंने बाय और स्टॉप लॉस की दे दी है। जब आपको रियल मार्केट में चार्ट नज़र आता है, तो फिर आप इस तरीके से जो है वो एंट्री और टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस सेट करते हैं। इसको देख लें पिक्चर को, आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये वाली जो तस्वीर है, ये आपको रियल चार्ट के ऊपर नज़र आ सकती है कि आपने कैसे एंट्री लेनी है, ठीक है? अब इसमें एंट्री पॉइंट जो है वो देखें, प्राइस आपकी नज़र आ रही है 1.00804। अब 804 से 10524 ये प्राइस ऊपर है,
ये बाय की एंट्री है इसलिए इसका टेक प्रॉफिट ऊपर है और सेल इसका नीचे है यानी कि स्टॉप लॉस 1 से भी नीचे लगाया है 0.988 ठीक है? तो ये बाय की कंडीशन में ऐसा होता है कि जब हम अपने बाय की एंट्री लगाते हैं तो उसकी टेक प्रॉफिट ऊपर होता है और उसका स्टॉप लॉस नीचे होता है। अब ये सेल की कंडीशन है, सेल की कंडीशन में आप देखेंगे कि सेल की कंडीशन में जब आप सेल लगाते हैं तो उसका टेक प्रॉफिट नीचे होता है और स्टॉप लॉस ऊपर होता है। अब बात आती है कि मार्केट में जो हम ऑर्डर प्लेस करते हैं, ये कितने किस्म के ऑर्डर होते हैं। इसमें मार्केट के ऊपर जब स्पॉट ट्रेडिंग करते हैं, तो यानी कि उसी टाइम पे मार्केट प्राइस पे अगर आप एग्ज़ीक्यूशन कर रहे हैं ट्रेड की, तो वो तो चलो ठीक है। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि पेंडिंग ऑर्डर्स जो हमसे होते हैं, ये क्या चीज़ होती है? पेंडिंग ऑर्डर कितने किस्म के होते हैं? तो पेंडिंग ऑर्डर जो हमसे होते हैं, ये वैसे तो अमूमन आम लोग पढ़ाते हैं कि ये 4 किस्म के होते हैं, बाय स्टॉप, सेल स्टॉप, बाय लिमिट, सेल लिमिट। ये पेंडिंग ऑर्डर्स होती हैं। लेकिन आपको बताते चलें कि स्टॉप लॉस भी एक किस्म का पेंडिंग ऑर्डर होता है, ठीक है? लोग इसको कंसिडर नहीं करते लेकिन एक ये पेंडिंग ऑर्डर ही होता है स्टॉप लॉस। लेकिन अभी हमारा मकसद जो हमारे पेंडिंग ऑर्डर आम अमूमन बोले जाते हैं या सुने जाते हैं फॉरेक्स मार्केट में, हमारा मकसद उनको समझना है। अब बाय लिमिट पहला है हमारा पेंडिंग ऑर्डर बाय लिमिट है, ये जब लगाते हैं हम लोग तो ये उसी वक़्त एग्ज़ीक्यूट नहीं होता जब आप अपनी ट्रेडिंग करते हैं। आर्क ट्रेडर पे जाके या डेमो अकाउंट के ऊपर आप प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे या रियल मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे होंगे, तो जब आप बाय लिमिट लगाते हैं, उसको लगा के ओके करते हैं ना, तो ये उसी वक़्त ऑर्डर ऑपरेट नहीं होता। ये ऑर्डर जब तक अपनी उस लिमिट पे मार्केट ना आए जो आपने सेट की है, उस वक़्त तक ये ऑपरेट नहीं होता। जब मार्केट उस लेवल पे या उस लिमिट पे आती है, तो फिर ये ऑपरेट होता है। अब ये लगता कैसे है? अगर मार्केट अप ट्रेंड में है यानी मार्केट बुलिश है, तो आप क्या करते हैं कि मार्केट ये देखिए पहले शुरू से यहाँ से अप गई है, मार्केट ने एक हाई लगाया है, लेकिन आप चाहते हैं कि मैं यहाँ पे ऑर्डर ना प्लेस करूँ, मैं थोड़ा-सा लेवल से नीचे ऑर्डर प्लेस करूँ, यानी कि मार्केट थोड़ा-सा नीचे आए, पुल बैक ले, तो फिर वहाँ से मेरी जो ऑर्डर है वो प्लेस हो। तो इस तरह का जो ऑर्डर है ये बाय लिमिट कहलाएगा, ठीक है? इस तरह का ऑर्डर जो है बाय लिमिट कहलाएगा। यानी कि मार्केट एक दफ़ा अप गई है, तो आप अप पे जाके ऑर्डर नहीं लगाते, उसके हाई पे ऑर्डर नहीं लगाते। आप कहते हैं कि मार्केट थोड़ा-सा नीचे पुल बैक करे, तो वहाँ से जाके मेरा ऑर्डर प्लेस हो, तो आप अपने उस पुल बैक को खुद सेट करते हैं कि अगर मार्केट 10 पे खड़ी है, तो आप कहते हैं कि 8 तक आए तो मेरा ऑर्डर ऑपरेट हो, तो फिर मार्केट जब 8 पे रिवर्स करके आती है, तो फिर ऊपर की तरफ निकलती है, तो ऑर्डर आपका 8 पे ऑपरेट होगा। लेकिन अगर आपकी मार्केट आपके उस लेवल तक नहीं जाती, तो फिर आपका ऑर्डर ऑपरेट नहीं होगा, ठीक है? वो पेंडिंग ऑर्डर पड़ा रहेगा। अच्छा बाय स्टॉप क्या होता है? बाय स्टॉप ये होता है कि आपकी मार्केट अप ट्रेंड में है यानी बुलिश है और आप कहते हैं कि देखते हैं ये बुलिश रहती है, नहीं रहती, एक वो हाई लगाती है, फिर लो लगाती है, फिर हाई लगाती है, फिर लो लगाती है और इसी तरह वो ऊपर की तरफ रवाँ-दवाँ है। तो आप कहते हैं कि अगर ये मार्केट ये फलाँ प्राइस वैल्यू तोड़ देती है, तो फिर इसका ट्रेंड बिल्कुल अप कन्फर्म हो जाता है। यानी कि फलाँ प्राइस वैल्यू ये तोड़ देती है तो फिर कन्फर्म हो जाता है। तो आप क्या करते हैं कि उस प्राइस वैल्यू पे जिस पे आपको शक होता है या आपका एनालिसिस बताता है कि यार इस प्राइस को अगर ये मार्केट ब्रेक कर देती है, इस लेवल को ब्रेक कर देती है, तो फिर ये टोटली बुलिश हो जाएगी। तो आप उस लेवल पे वो अपनी एक ऑर्डर सेट कर देते हैं, उसको कहते हैं बाय स्टॉप, ठीक है? अब जब मार्केट उस लेवल तक जाती जाएगी, टच करती ऊपर जाएगी, उस लेवल को जैसे टच करेगी तो आपका ऑर्डर एग्ज़ीक्यूट हो जाएगा, आपका ऑर्डर ऑपरेट हो जाएगा। इसको कहते हैं बाय स्टॉप। यानी कि जिस जगह पे आप खड़े हैं मार्केट के अंदर, जिस जगह पे मार्केट इस टाइम पे चल रही है करंट मार्केट, आप अगर उसके ऊपर जाके ऑर्डर लगाएँगे, उस प्राइस के ऊपर जाके ऑर्डर लगाएँगे तो ये बाय स्टॉप कहलाएगा। अगर आप अपने जिस जगह खड़े हैं मार्केट में और उससे नीचे रख के आप ऑर्डर लगाएँगे, इसको बाय लिमिट कहा जाएगा, ठीक है? और यही सेल स्टॉप और सेल लिमिट की बात है कि इसमें ये उल्ट हो जाता है। सेल लिमिट होती है कि मार्केट नीचे की तरफ जा रही है और आप अपना नीचे की तरफ जाते हुए मार्केट में अपनी सेल लिमिट सेट करते हैं उस प्राइस से थोड़ा-सा पीछे करके कि मार्केट नीचे जाएगी, एक दफ़ा पुल बैक करेगी, यानी कि पुल बैक का मतलब नीचे जाएगी तो ऊपर की तरफ पुल बैक करेगी ना। तो आप उस पुल बैक के ऊपर अपना ऑर्डर सेट करते हैं तो उसको कहते हैं सेल लिमिट। इसी तरह मार्केट नीचे की तरफ जा रही है और जाते-जाते आपको एक लेवल पे शक है कि अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है तो मार्केट फुल कन्फर्म नीचे चली जाएगी। तो फिर आप उस लेवल पे अपना ऑर्डर सेट कर लेते हैं, इसको कहते हैं सेल स्टॉप। यानी कि जिस लेवल पे आप खड़े हैं मार्केट के अंदर देख रहे हैं, आप उससे नीचे रख के अगर कोई लिमिट पे ऑर्डर लगाते हैं या लेवल पे ऑर्डर लगाते हैं तो वो सेल स्टॉप कहलाएगा। अच्छा जी, अब आती है बात के टाइप्स ऑफ चार्ट कितने हैं फॉरेक्स मार्केट के अंदर, ठीक है? फॉरेक्स मार्केट में बेसिकली 3 टाइप्स हैं चार्ट की जिसको आप देख सकते हैं, जिसको एनालिसिस कर सकते हैं, जिसके ज़रिए मार्केट की सिचुएशन को आप रीड कर सकते हैं। सबसे पहला जो चार्ट की टाइप्स हम पढ़ा रहे हैं वो है लाइन चार्ट। इसमें आपको एक ग्राफ़िकल शक्ल में लाइन की शक्ल में चार्ट नज़र आता है जो आपको मार्केट की रिप्रेजेंटेशन करता है, मार्केट का स्ट्रक्चर बताता है कि मार्केट इस वक़्त किस हरकत में है, अप है, डाउन है, साइडवेज़ में है, कौन-सी मूवमेंट कर रही है। तो आप देख लें कि आपको 2 तरह के चार्ट नज़र आ रहे हैं, दोनों चार्ट जो-सी हैं वो इसमें सिर्फ़ कलर का फ़र्क है, बाकी चार्ट दोनों फॉरेक्स मार्केट के हैं। ये देखें पहली में मार्केट जो-सी है पहले नीचे आती है, फिर अप ट्रेंड में चली जाती है, फिर थोड़ा-सा नीचे और अब नीचे की तरफ रवाना है और यहाँ से अब वो रिवर्स करके ऊपर की तरफ चलेगी। ये सिंपल एक लाइन की शक्ल में जो है वो आपको नज़र आ रहा होता है चार्ट इसमें आपको कोई भी कैंडल-शैंडल चीज़ें वग़ैरह इस तरह की नज़र नहीं आती।
अच्छा, दूसरा जो चार्ट है इसको हम बार चार्ट कहते हैं। बार चार्ट में ये जो आपको शक्लें नज़र आ रही हैं जिसको मैंने साइड पे अलहदा से भी डिफरेंशिएट कर दिया है। ये देखें 2 मैंने बार्स अलहदा से बना दी हैं कि इस बार की शक्ल में जो ग्रीन बार होती है ये किस चीज़ की बार होती है और रेड बार किस चीज़ की नुमाइंदगी करती है। जो ग्रीन बार होती है इसमें ओपन किधर होता है, क्लोज़ किधर होता है और जो रेड बार होती है इसमें ओपन किधर है, क्लोज़ किधर है, ये तमाम चीज़ें मैंने इसमें हाइलाइट कर दी हैं। आप इसको देख सकते हैं, खुद भी पढ़ सकते हैं और इस तरीके की बार्स जो चार्ट में बनती हुई नज़र आती हैं तो उसको बार चार्ट कहते हैं, ठीक है? ये भी एक चार्ट है जिसको काफ़ी सारे लोग अपने एनालिसिस में फ़ॉरेन कंट्रीज़ में भी यूज़ करते हैं। तो इस बार चार्ट को भी काफ़ी सारे लोग अपने मार्केट एनालिसिस के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है? अब इसमें क्या होता है कि जो ग्रीन बार होती है ना, ये बुलिश ट्रेंड को शो करती है, मार्केट बाय की कंडीशन में हो तो उसको शो करती है या मार्केट में तेज़ी के रुझान को शो करती है या कहती है कि मार्केट में बायर जो हैं वो हावी हैं। अगर मार्केट में बार्स जो-सी हैं वो रेड कलर में बनती हैं तो इसका मतलब है कि मार्केट में जो है वो बेयरिश ट्रेंड है, मार्केट सेलिंग कंडीशन में है, मार्केट में सेलर जो हैं वो हावी हैं, बायर्स के ऊपर और मार्केट में जो है ये बार्स रेड कलर की बनती हैं सेल कंडीशन में, ठीक है? अब इसमें हाई लो तो एक जगह पे रहता है क्योंकि हाई ने ऊपर रहना है, चाहे रेड है, चाहे ग्रीन बार है, दोनों में से जो मर्ज़ी बार है, हाई ने ऊपर रहना है लेकिन लो ने नीचे रहना है। अब कंडीशन क्या है कि ओपन जब बुलिश होगी मार्केट या ग्रीन कंडीशन में होगा आपके पास बार, तो उसमें ओपन नीचे होगा और क्लोज़ ऊपर होगा। और इसी तरह जब आपकी मार्केट में सॉरी डाउन ट्रेंड होगा या बेयरिश होगी मार्केट, तो रेड बार बनेगी, उसमें ओपन ऊपर होगा, क्लोज़ नीचे होगा। अब आते हैं अपना फ़ेवरेट जो कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न है या कैंडल स्टिक चार्ट है, ये हम तमाम लोग आपको पता है कि यूज़ करते हैं, देखते हैं, इस पे एनालिसिस वगैरह करते हैं और ये सबसे ईज़ीएस्ट और पॉपुलर तरीन चार्ट है जो तमाम ट्रेडर यूज़ करते हैं। अप्रॉक्सिमेट 60 टू 70% ट्रेडर्स जो से हैं, वो ये इस चार्ट का इस्तेमाल करते हैं, इसको कैंडल स्टिक चार्ट कहा जाता है। इसमें जो आपको नज़र आ रही हैं, कैंडल्स वगैरह बनती हुई नज़र आ रही हैं, कैंडल्स की शक्लें जो-सी हैं वो मुख्तलिफ हो सकती हैं। क्योंकि मार्केट में जिस तरीके का ट्रेंड चल रहा होता है, ये कैंडल्स उसी तरीके की चीज़ों को रिप्रेज़ेंट कर रही होती हैं। अगर कभी बहुत बड़ी कैंडल बनी है, तो उसमें वो अलहदा से कुछ बता रही होती है, अगर कोई छोटी कैंडल बनी है, तो वो अलहदा से कुछ बता रही होती है। अगर कैंडल में कोई विक्स जो-सी हैं ऊपर-नीचे ये जो लाइन तार आपको नज़र आ रही है इस तरह नीचे, इसको विक बोला जाता है। अगर ये कोई लंबी-लंबी विक्स बन रही हैं, तो ये किसी और चीज़ की नुमाइंदगी करती हैं, यानी कि कैंडल को रीड करने का भी एक तरीकाकार होता है। एडवांस लेवल में यही चीज़ पढ़ाई जाती है कि कैंडल को कैसे रीड किया जाता है। अब छोटा-सा मुख्तसर तारुफ आपको कैंडल का कराते हैं कि अगर ग्रीन कैंडल बनती है तो इसका मतलब है कि मार्केट जो-सी है वो बुलिश है और मार्केट में तेज़ी का रुझान है, मार्केट में बायर जो-सी हैं वो हावी हैं। लेकिन मार्केट में अगर रेड कैंडल बनती है, ज़्यादा रेड कैंडल बनती हैं तो इसका मतलब है कि मार्केट में बेयरिश ट्रेंड है और मार्केट में सेलर जो हैं वो हावी हैं। इसमें भी वही सेम कंडीशन के लो आपका नीचे होगा, हाई ऊपर होगा, ओपन आपका नीचे और क्लोज़ ऊपर होगा बाय बुलिश की ट्रेंड की शक्ल में। लेकिन अगर बेयरिश ट्रेंड होगा, डाउन ट्रेंड होगा तो उसमें आपकी जो रेड कैंडल बनेगी उसमें आपका ओपन ऊपर होगा और हाई लो नीचे क्लोज़ नीचे होगा, सही है? तो ये इस तरीके से आपको कैंडल्स नज़र आ रही हैं। अब यहाँ पे भी जो चार्ट के ऊपर लेफ्ट साइड पे जो पूरा चार्ट बना हुआ है, तो इसमें भी आपको कैंडल्स नज़र आ रही होंगी। अब ये कैंडल में होता क्या है, ये जो ऊपर और नीचे जो-सा एक आपको नीडल टाइप कह लें या लाइन टाइप कह लें, तो इसको विक बोला जाता है, यहाँ कई लोग इसको शैडो बोलते हैं और सेंटर में ये ग्रीन पोर्शन इसको कैंडल की बॉडी बोला जाता है, ठीक है? ये कैंडल बॉडी कहलाता है। तो अब यहाँ पे देखें किसी कैंडल की बॉडी जो-सी है छोटी-सी है, किसी कैंडल की बॉडी बड़ी है, ये देखें आपको नज़र आ रही है, कोई रेड कैंडल की बॉडी बड़ी है और ये बिल्कुल छोटी-सी है। अब इन कैंडल्स के फिर नाम भी होते हैं, ठीक है? एडवांस कोर्स में इन कैंडल के नाम भी पढ़ाए जाते हैं, इन चीज़ों का सारा कुछ आपको बताया जाता है कि कैंडल्स के नाम क्या हैं और इनका क्या बिहेवियर होता है, ये किस तरह आपको मार्केट में रीड करवाते हैं। अच्छा, अब ये हमारा जो टॉपिक है रिस्क मैनेजमेंट का ना, इसको आप लोगों ने सबने बहुत गौर से सुनना है, ठीक है? पहले तो आप लोग कुछ तवज्जो से सुन रहे होंगे, आप सारे माशाल्लाह काफ़ी तवज्जो से सुनते हैं, लेकिन इस टॉपिक को ज़्यादा तवज्जो से सुनना है, वो इसलिए कि हमारे जितने भी बिगिनर्स हैं, जितने भी न्यूबीज़ हैं, हमारे कम्युनिटी के साथ हिस्सा बन रहे हैं, उसमें तमाम लोगों को ये बताना बहुत ज़रूरी है कि यार बहुत से यहाँ पे ट्रेनिंग करवा रहे हैं लोग, पाकिस्तान में बहुत सारी अकेडमीज़ हैं, करवा रहे हैं। रिस्क मैनेजमेंट को प्रॉपर तरीके से नहीं पढ़ाया जाता। रिस्क मैनेजमेंट नहीं बताया जाता क्योंकि उनको पता है कि अगर रिस्क मैनेजमेंट की अहमियत के बारे में बता दिया तो ये फॉरेक्स ट्रेडर में लॉस इतनी आसानी से नहीं कर सकते, ठीक है? जिसने रिस्क मैनेजमेंट को पल्ले बाँध लिया, जिसने रिस्क मैनेजमेंट को समझ लिया और इसकी अहमियत को समझ लिया, वो इतनी जल्दी लॉस नहीं करता, ठीक है? वो फिर मुश्किल ही है उसको गिराना, ठीक है? जो ट्रेडर रिस्क मैनेजमेंट को समझ लेता है, इसकी अहमियत को समझ लेता है, उसको इतनी आसानी से उसका अकाउंट वॉश नहीं होता। तो इसलिए अब जितनी बातें मैंने आपको रिस्क मैनेजमेंट के बारे में बतानी है, इसको आप लोगों ने बहुत ही गौर से सुनना है और उसको समझना है। रिस्क मैनेजमेंट क्या होती है? रिस्क मैनेजमेंट ये होती है कि जब भी किसी कारोबार में पैसा डाला जाता है, तो आपको पता है कि एक फैक्टर रिस्क का ज़रूर होता है कि हो सकता है कारोबार कामयाब हो जाए
हो सकता है कारोबार कामयाब ना हो, दोनों फैक्टर 50-50 बेसिस पे आपके दिमाग में आते हैं जब तक कारोबार स्टार्ट नहीं होता। जब कारोबार स्टार्ट हो जाता है तो उसमें क्या होता है कि पहले दिन का कुछ रिस्पॉन्स होता है, कुछ दूसरे रिस्पॉन्स होता है, कुछ 5वें दिन का रिस्पॉन्स होता है। तो इस तरह आपको फैक्ट जो आपकी मार्केट है वो रिस्पॉन्स करती है, तो आपको वो रिस्पॉन्स के बाद 1 महीने के बाद कुछ एवरेज नज़र आती है कि यार इतनी एवरेज जो मुझे नज़र आ रही है, तो मेरा जो पैसा लगा हुआ है वो कितने अरसे के बाद जाके मुझे रिटर्न होना शुरू हो जाएगा। तो अब क्या होता है कि फॉरेक्स मार्केट में भी जब इंसान पैसा डालता है, अपना अकाउंट क्रिएट करता है, तो उसमें वो रोज़ाना की बुनियाद पे ट्रेडिंग करता है, यानी कि बाय सेल करता है, लॉट्स लगाता है। तो कभी उसका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है या कभी उसकी टीपी हिट हो जाता है, कभी उसको प्रॉफ़िट होता है, कभी लॉस होता है। तो अब इसमें होता क्या है कि अगर कोई शख़्स अपनी रिस्क मैनेजमेंट नहीं करता, मसलन कि वो अपनी रोज़ाना की ट्रेडिंग को मैनेज करके नहीं चलता कि मैंने कितनी ट्रेडिंग करनी है। अब अगर आपने मैनेज किया हुआ है कि यार रोज़ मैंने 3 या 4 डॉलर कमाने हैं, तो अब ये तो आपने मैनेज किया हुआ है और 3 या 4 डॉलर का मैंने रिस्क लेना है, तो ये भी आपने मैनेज किया हुआ है। लेकिन अगर आप क्या करते हैं कि आप अपने इस रिस्क को मैनेज नहीं करते कि यार बस हो सकता है कि 6 डॉलर जाते हैं, जाएँ, 60 डॉलर जाते हैं, जाएँ, 5 डॉलर जाते हैं, जाएँ, तो इस तरह तो आपने अपने रिस्क को मैनेज नहीं किया हुआ। तो अब इसमें को रिस्क को मैनेज करने के लिए जो टूल है ना, वो कुछ बताते हैं आपको कि आप किस तरीके से अपने अकाउंट को मैनेज कर सकते हैं, अपने जो फाइनेंशियल आपने पैसा डाला हुआ है, उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं कि वो इतनी जल्दी ज़ाया भी ना हो और आपको बेहतर रिज़ल्ट दे, आपको फ़ायदा दे, आपको अर्निंग शुरू हो जाए। अगर आप रिस्क मैनेजमेंट के ये वाला टूल यूज़ करेंगे, तो आपको क्या होगा कि उससे फ़ायदा हासिल होगा। ये टूल कहीं से खरीदने नहीं पड़ते, ये टूल का लफ़्ज़ इसलिए इस्तेमाल किया गया है, ये टूल फिज़िकली नज़र नहीं आते। ये आपके दिमाग में आपकी साइकोलॉजी समझ लें, आपके दिमाग में आपके डिसीज़न समझ लें या आपके दिमाग में इस चीज़ की अहमियत को समझ लें। ये इस तरह के टूल हैं, ये आपको फिज़िकली नज़र नहीं आएँगे, ये हार्ड कॉपी नहीं है, सॉफ्ट कॉपी समझ लें इसको, ठीक है? सबसे पहला टूल क्या है रिस्क मैनेजमेंट के लिए, आपने जो अकाउंट खोला है, उसमें जब भी ट्रेड लगानी है, आपने स्टॉप लॉस और टीपी ज़रूर लगाना है। आपने स्टॉप लॉस और टीपी ज़रूर लगाना है, क्योंकि कोई पता नहीं होता इंसान ट्रेडिंग करता है, करते-करते अचानक उसको कोई ज़रूरी काम पड़ जाता है, तो वो ना उसको ट्रेड को क्लोज़ कर सकता है और ना उस वक़्त उसको छोड़ के जा सकता है। तो क्या करते हैं कि अगर स्टॉप लॉस टीपी लगा हो तो फिर उसको जितने भी कारोबार हैं सब लोग अल्लाह पे उम्मीद रख के कर रहे होते हैं या जो मज़हब है उनका उस मज़हब में उनके अकायद हैं, उसके हिसाब से वो कर रहे होते हैं। तो वो उसको उस अकायद के मुताबिक छोड़ के चले जाते हैं कि जो होगा देखा जाएगा, अल्लाह के भरोसे पे छोड़ देते हैं या जो भी सिस्टम है उनका। तो एक वक़्त अगर उसके नसीब में वो है तो उसका टीपी हिट हो जाता है, ठीक है? मार्केट क्लोज़ हो जाती है। लेकिन अगर आपने टीपी नहीं लगाया, मार्केट उस लेवल पे गई है और जाके रिवर्स कर जाएगी, तो इसका मतलब ना आपको प्रॉफ़िट हुआ, ना लॉस हुआ, उल्टा मार्केट आपको और अपोज़िट चली गई। तो आपने क्या किया जो रिस्क मैनेजमेंट नहीं किया, आपने टीपी और स्टॉप लॉस नहीं लगाया, तो आपका पैसा ज़ाया हो जाएगा। दूसरा आपने क्या करना है रिस्क टू रिवार्ड रेशियो को कैलकुलेट करना है, ये मैं आपको आगे चल के मेरा टॉपिक है रिस्क टू रिवार्ड इससे अगला टॉपिक है मेरा। रिस्क टू रिवार्ड रेशियो को आपने इस तरीके से रखना है कि वो ना ज़्यादा डिफरेंस हो उसके दरमियान में। ऐसा नहीं है कि आप अगर $3 का रिस्क ले रहे हैं तो अपना टेक प्रॉफिट $20 का रखा हो आपने। कोई मिलता-जुलता टेक प्रॉफिट होना चाहिए, यानी कि $3 का अगर रिस्क लिया है तो आपने $6 का टेक प्रॉफिट रखना है, ठीक है? रिस्क टू रिवार्ड रेशियो 1:2 या 1:3 से ज़्यादा आपने नहीं लेके जानी। 1:2 का मतलब क्या है, 1:3 का मतलब क्या है, ये मैं आपको आगे चल के बताऊँगा। आगे पोज़ीशन साइज़ेज़ के बारे में कि जो मैंने कल आपको लॉट साइज़ेज़ बताया था, ये उनकी बात हो रही है कि आपने लॉट साइज़ेज़ का ज़रूर ख़्याल रखना है। ऐसा ना हो कि आपका डॉलर 100 अकाउंट का है $100 का है आपका अकाउंट और आप उसमें लॉट्स लगा रहे हैं, स्टैंडर्ड की लॉट लगा रहे हैं या मिनी लॉट्स लगा रहे हैं, जो उसके साथ बिल्कुल मैच ही नहीं करती, जो उसके साथ कंपैटिबल ही नहीं है। तो इस तरीके से आप लोगों ने बिल्कुल नहीं करना। अगर आप इस तरह का काम करेंगे, तो फिर आपका अकाउंट टोटली रिस्क पे होगा। मैंने आपको कल बताया था कि अगर $100 का अकाउंट है, तो आपको सिर्फ़ 1.01 की लॉट परमिट होती है। आप उससे ज़्यादा लॉट्स लगाएँगे, तो आप मीडियम रिस्क में हो जाएँगे, अगर आप 3 लॉटें लगा देंगे, तो आप टोटली रिस्क में चले जाएँगे। तो ये तरीकाकार होता है पोज़ीशन साइज़ का ख़्याल ना रखने का। उसके बाद आपने ये भी ख़्याल रखना है कि रिस्क पर ट्रेड कितना ले रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि आपने ऊपर रिस्क टू रिवार्ड रेशियो को तो आपने मद्देनज़र रखा हुआ है, टीपी स्टॉप लॉस को भी मद्देनज़र रखा हुआ है और आपने कहा कि लॉट साइज़ेज़ का भी मैंने ख़्याल रखा है, 0.01 की मैंने एक ही लॉट लगाई है गोल्ड में और एक ही लॉट 0.01 की मैंने यूरो यूएसडी पे लगाई है और एक ही लॉट मैंने सिल्वर पे लगा दी है। तो भाई इसका मतलब ये नहीं है कि आपने 0.01 से ऊपर लॉट नहीं लगानी तो आप 4-4 किस्म की ट्रेडें खोल दें। इसका मतलब होता है कि आपने पूरे अकाउंट के ऊपर रिस्क को मैनेज करना है और पूरे अकाउंट पे रिस्क को ट्रेड को मैनेज करना है। अगर आप 3% का रिस्क लेना चाहते हैं तो आप एक जो लॉट लगाएँगे और किस इंस्ट्रूमेंट पे लगाएँगे 1% रिस्क उस पे ले लें और एक और इंस्ट्रूमेंट अगर ओपन करते हैं तो 1% उस पे ले लें और इसी तरह तीसरे इंस्ट्रूमेंट पे 1% ले लें तो ये टोटल मिला के 3% बनेगा। ये इस चीज़ की बात हो रही है। ठीक है? तो इस चीज़ को भी आपने फ़ॉलो रखना है। और
5वीं बात ये कि अगर आपको ट्रेडिंग रूल्स का पता नहीं है, ट्रेडिंग रूल से मुराद मेरी ये है कि अगर आपको टीपी लगाने का पता नहीं है, स्टॉप लॉस का पता नहीं है, आपको लॉट साइज़ेज़ के बारे में नहीं पता, आपको रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो को मैनेज करना नहीं आता, तो फिर आपको ट्रेडिंग से थोड़ा-सा दूर रहना चाहिए। पहले ट्रेडिंग को सीखना चाहिए, इसके रूल्स को पढ़ना चाहिए, आपको बिड प्राइस, स्प्रेड, आस्क प्राइस, पिप वगैरह ये तमाम चीज़ों की कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए, पिप वैल्यू को कैलकुलेट करना आना चाहिए, मार्जिन क्या होता है, फ्री मार्जिन क्या होता है, ये तमाम वो चीज़ें जो बेसिक में आपको पढ़ाई गई हैं, ये रूल्स के अंदर ही आती हैं। अगर आपको ये रूल्स का नहीं पता, आपको ये नहीं पता कि मार्केट का कौन-सा सेशन इस वक़्त चल रहा है और मैंने कौन-सी ट्रेड लगानी है और किस पेयर पे ट्रेड लगानी है, तो इसका मतलब है कि आपको अभी सीखने की ज़रूरत है। ट्रेडिंग रूल्स के बारे में आपको नहीं पता तो आपको फिर आप रिस्क मैनेजमेंट नहीं कर सकते। और सबसे आखिरी बात लेवरेज और मार्जिन की जो मैंने आपको पहले बता दी है कि लेवरेज और मार्जिन को ख़्याल रखना है आप लोगों ने। आपको ब्रोकर की जानिब से लेवरेज ज़्यादा दिया जाता है, इस वजह से नहीं दिया जाता कि आप ज़्यादा लॉटें ओपन कर दें। वो इस वजह से दिया जाता है कि कम अमाउंट के साथ आप बड़ी लॉट्स के ऊपर ट्रेड कर लें। कम अमाउंट में बड़ी लॉट्स के साथ आप ट्रेड कर लें, इसका मतलब ये नहीं कि ज़्यादा लॉट्स के साथ। बड़ी लॉट पे और ज़्यादा लॉट में फ़र्क है। बड़ी लॉट का मतलब ये है कि मेरा उससे मुराद ये है कि अगर आप $100 के अंदर रहते हुए अकाउंट आप गोल्ड पे ट्रेड करना चाहते हैं, तो आप 0.01 की एक ट्रेड गोल्ड पे लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास $100 हैं और आप चाहते हैं कि मैं गोल्ड के अलावा भी ट्रेड लगाऊँ, तो ये काम रिस्की हो जाएगा। ठीक है? क्योंकि आपके पास इतना मार्जिन नहीं है, आपके पास इतना मार्जिन नहीं है। मार्जिन आपको लेवरेज की वजह से मिला हुआ है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि आप 3-4 ट्रेडें ओपन कर लें, बाद में आपका अकाउंट फँस जाए। ठीक है? तो ये वो टूल्स हैं जिनके बारे में बात कर रहा था कि रिस्क मैनेजमेंट टूल है। इससे क्या होगा कि अगर आप इन रूल्स को फ़ॉलो करेंगे, इन टूल्स को इस्तेमाल करेंगे, तो फिर आपका अकाउंट जो है वो कभी भी इतनी आसानी से वॉश नहीं होगा और बल्कि उसमें फ़ायदा होगा, आपका अकाउंट एनहांस होगा, आपको प्रॉफ़िट होना शुरू हो जाएगा अगर आप इस चीज़ पे अमल करेंगे। अब ये मैंने रिस्क मैनेजमेंट को मद्देनज़र रखते हुए आपके सामने 2 अकाउंट की एग्ज़ाम्पल दी हैं। एक पहला अकाउंट ग्रीन कलर में है, दूसरा अकाउंट रेड कलर में है। अब इसमें क्या हुआ है, पहले बंदे ने रिस्क मैनेजमेंट को फ़ॉलो किया है, दूसरे बंदे ने रिस्क मैनेजमेंट को फ़ॉलो नहीं किया। जो पहला चार्ट है आपके सामने, इसने रिस्क मैनेजमेंट को मद्देनज़र रखते हुए जो भी टूल्स हैं, इसने इस पे अमल किया है, तो इसका अकाउंट की कंडीशन देखें। इसके पास अकाउंट था $20,000 का और दूसरे के पास भी अकाउंट था $20,000 का। पहले ने रिस्क रखा 2% का। ठीक है? रिस्क पर ट्रेड जिसकी मैं बात कर रहा था, पहले ने रखा 2% का रिस्क पर ट्रेड। अब हुआ क्या कि इसका पहले दिन स्टॉप लॉस हिट हो गया, इसके $400 ज़ाया हो गए। अगले दिन भी इसने 2% का रिस्क रखा, फिर इसकी स्टॉप लॉस हिट हो गया, इसके $392 लॉस हो गए। अब जैसे-जैसे इसके अकाउंट में से ये पैसे माइनस होते जा रहे हैं, ये सारे के सारे यानी कि 12-13 दिन लगातार इस बंदे का स्टॉप लॉस हिट होता रहा और इसके अकाउंट में से पैसे माइनस होते रहे। लेकिन 13 दिन लगातार लॉस होने के बाद भी इसका अकाउंट जो है वो 80% सेव रहा। क्यों? इसकी वजह ये थी कि इसने सिर्फ़ रिस्क 2% लिया हुआ था। ठीक है? 13 दिन लगातार लॉसेस होने के बावजूद इसका अकाउंट 80% बचा रहा। 80% मतलब 20,000 में से 15 साढ़े $15,000 फिर भी इसके पास बचे हुए थे। 13 दिन लगातार इसका स्टॉप लॉस हिट होता रहा। दूसरे बंदे ने क्या किया, उसने रिस्क मैनेजमेंट नहीं की, उसने रोज़ाना 10% का रिस्क लेना शुरू कर दिया। पहले दिन $2,000, दूसरे दिन $1,800, तीसरे दिन $1,600, चौथे दिन पन तो करते-करते 13 दिन इसने भी लॉस किया, इसका भी स्टॉप लॉस हिट होता रहा। लेकिन इसका एट द एंड 13 दिन के लॉसेस के बाद 28% अकाउंट बचा। क्यों? कि इसने रिस्क मैनेजमेंट नहीं की, इसने रिस्क पर ट्रेड का ख़्याल नहीं रखा और 10% के रिस्क पे खेलता रहा, ये ट्रेड करता रहा और जिसकी वज़ह से इसका अकाउंट जो है वो 28% यानी कि 30% रह गया। अब देखें कितना फ़र्क है, कितना आप लोगों को फ़ायदा हासिल होता है रिस्क मैनेजमेंट करने से कि पहले शख्स ने रिस्क मैनेजमेंट की, रिस्क पर ट्रेड का ख़्याल रखा तो उसका अकाउंट 80% बचा रहा, दूसरे ने नहीं ख़्याल किया तो उसका अकाउंट 30% रह गया। ये है रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो जिसकी मैं बात कर रहा था कि रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो कैसे मेंटेन करते हैं। जो सबसे अच्छी रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो होती है वो 1:2 कंसिडर की जाती है या 1:3 कंसिडर की जाती है। इसके बाद ऐसा नहीं हो कि आप अपना रिस्क जो है वो अपने प्रॉफिट से कई गुना ज़्यादा रख लें। देखिए पहली कंडीशन में रिस्क टू रिवार्ड जो है 1:2 है यानी कि 25 पिप का आपने अगर रिस्क लिया है तो 50 पिप का आपने प्रॉफिट जो है वो अपने ज़हन में रखा हुआ है कि मार्केट जो है वो यहाँ तक हिट होगी तो मेरा टीपी हिट हो जाएगा। अगर मेरे अपोज़िट चली जाती है तो यहाँ पे जाएगी तो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। ये स्टॉप लॉस जो है ये आपने 25 पिप का रखा है और 25 को अगर आप 1 के बराबर कंसीडर करते हैं तो ये 2 के बराबर तब होगा जब ये 25 की पिप 50 पिप बन जाएँगे, ठीक है? इसी तरह ये एक रेशो 2-3 का है, 25 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 आता है, यानी 75 रुपए का आपने टेक प्रॉफिट रखा है। ज़्यादातर जो ट्रेडर होते हैं, जो सियाने ट्रेडर होते हैं, जो समझदार ट्रेडर होते हैं, जो एक्सपीरियंस ट्रेडर होते हैं, वो 1:3 पे काम करते हैं, रिस्क टू रिवार्ड यानी कि 1% रिस्क लेते हैं, तो 3% प्रॉफिट के चक्कर में होते हैं। यानी कि अगर वो उन्होंने 10 पिप का स्टॉप लॉस रखा है, तो 3 गुना उसका बनता है 30 पिप का, वो 30 पिप का टेक प्रॉफिट रखते हैं। अगर किसी ने
20 पिप का स्टॉप लॉस रखा है तो उसका 3 गुना 60 बनता है, तो 60 पिप पे उन्होंने टेक प्रॉफिट रखा होगा। अच्छा, अब क्या है, कुछ लोग हैं जिसको पता नहीं होता कि टेक प्रॉफिट स्टॉप लॉस जो ट्रेडिंग रूल की बात हो रही थी ना, अब इस तीसरे बंदे को पता ही नहीं है कि मैंने स्टॉप लॉस कितना बड़ा रखना है। इसने स्टॉप लॉस अपने टेक प्रॉफिट से भी ज्यादा रखा हुआ है, डबल रखा हुआ है। 100 पिप का इसने रख दिया स्टॉप लॉस और उसके आधे का इसने प्रॉफिट रखा हुआ है। यानी कि मार्केट जो है वो लॉस करती हुई 100 पिप खा जाती है और अगर प्रॉफिट लेना तो 50 पिप पे क्लोज हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह की कंडीशन आप लोगों ने इस्तेमाल नहीं करनी। ये चीज़ आपको मैंने पहले बता दी है कि स्टॉप लॉस कहाँ पे रखना है, टेक प्रॉफिट कहाँ पे रखना है, इसी तरह सेल की कंडीशन में कहाँ रखना है और टेक प्रॉफिट कहाँ रखना है आपने। ठीक है, बाकी आप लोगों को मैंने डेमो अकाउंट क्रिएट कराया था, वहाँ मैंने आपको बताया था कि आप जब मार्केट का हिस्सा बनना चाहते हैं, लाइव मार्केट में अकाउंट कैसे ओपन किया जाता है, तो आप अगर मार्केट में ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, इस किसी ब्रोकर को तलाश करना होगा जो ब्रोकर ब्रोकर ऑथेंटिकेटेड होगा। उस ब्रोकर के साथ राब्ता करेंगे, उस ब्रोकर के साथ अकाउंट ओपन करेंगे। जब आपका ये क्लाइंट ब्रोकर के साथ अकाउंट खोल लेता है, तो ये ब्रोकर आपको मार्केट की एक्सेस दे देता है। जब ये मार्केट की एक्सेस देता है, तो फिर आप डायरेक्ट मार्केट में ट्रेडिंग स्टार्ट कर देते हैं। ये तरीकाकार होता है आपका ब्रोकर के साथ और उसके साथ मार्केट के साथ लिंक होने का। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है वो अपना काम कर सकते हैं। तरीकाकार मैं आपको बता देता हूँ, जिस तरीके से आप किसी भी ब्रोकर का जो है वो जायचा निकाल सकते हैं कि ब्रोकर ठीक है या नहीं ठीक है। आपने कोई भी ब्रोकर पकड़ लेना है, उस ब्रोकर के बारे में जो 4 किस्म की इन्फॉर्मेशन है वो आपने कलेक्ट करनी है। अगर ये चारों इन्फॉर्मेशन आपकी ओके हो जाती हैं, यानी चारों खाने पुर हो जाते हैं, टिक हो जाते हैं, तो इसका मतलब वो ब्रोकर ठीक है। सबसे पहली चीज़ क्या है, आपको ब्रोकर के बारे में हाउ नाउ पता होनी चाहिए कि ब्रोकर ने जो इन्फॉर्मेशन अपने बारे में जमा कराई है रजिस्ट्रेशन के दौरान, या जो अपना नाम, जो अपने लीगल डॉक्यूमेंट्स वगैरह उसने दिए हैं वो ओके हैं, तो इसका मतलब है कि ब्रोकर रजिस्टर्ड, उसने ठीक करवाया अपने आप को। पहला खाना टिक हो गया। अब दूसरा खाना आपने क्या चेक करना है, दूसरा आपने चेक करना है कि जो ब्रोकर सर्विसेज वगैरह दे रहा है, फाइनेंशियल हैंडलिंग कर रहा है, क्या इसने इसको रेगुलेट कराया है, इसका लाइसेंस लिया है, यानी कि फाइनेंशियल हैंडलिंग का इसने लाइसेंस लिया हुआ है। ऐसा तो नहीं है कि वहाँ पे इसने अपने आप को जो है वो मोटरसाइकिलों के कारोबार में डाला हुआ है पीछे लाइसेंस लेते हुए, और यहाँ पे लोगों से जो है वो इंश्योरेंस पॉलिसियां लेता फिर रहा है या लोगों से कोई और मामला करता फिर रहा है। तो जो पीछे उसने रजिस्टर्ड कराया है, अगर वहाँ पे रजिस्ट्रेशन आप उसकी वेरीफाई करेंगे तो वहाँ पे चेक कर रहे हैं आप उसके, उसने अपने बिजनेस को क्या शो किया है, उस बिजनेस में लिखा आना चाहिए फाइनेंशियल हैंडलिंग है। तो इसका मतलब है कि अगर फाइनेंशियल हैंडलिंग उसने की है तो ब्रोकर आपका दूसरा खाना भी फुलफिल कर गया है, दूसरी रिक्वायरमेंट भी फुलफिल कर गया है। ठीक है, पहली आपको दोबारा रिपीट कर दूं कि जो उसने अपने डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किए हैं, लीगल डॉक्यूमेंट, उसके एड्रेस वगैरह, उसकी रजिस्ट्रेशन वगैरह, वो उसकी अगर सारा कुछ तमाम ठीक है तो पहला खाना ठीक है। दूसरे में उसकी जो बिजनेस को रजिस्टर्ड किया है वो लाइसेंस उसका ठीक है तो फिर वो ठीक है। तीसरे नंबर पे का जो अपने क्लाइंट्स के लिए या अपने कस्टमर के लिए उसने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म चूज किया हुआ है, वो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म रियल मार्केट के साथ लिंक करता है या नहीं करता है, रियल मार्केट टाइम फ्रेम के साथ वो ट्रेडिंग का चार्ट दिखाता है या नहीं दिखाता। अगर तो वो दिखाता है और ट्रेड आपकी टाइम से एग्जीक्यूट होती है, देखिए कुछ सेकंड्स का फर्क होना कोई बात नहीं है, लेकिन मिनटों का फर्क नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि आप एक ट्रेड अभी लगा रहे हैं और वो 2 मिनट के बाद जाके एग्जीक्यूट हो रही है, 4 मिनट के बाद एग्जीक्यूट हो रही है। इस तरह नहीं होना चाहिए। ट्रेड में अगर आपने ऑर्डर लगाया है, वो ऑर्डर आपका 15 से 20 सेकंड या 25 सेकंड के अंदर एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए। ठीक है, ये भी मैंने मैक्सिमम टाइम आपको बताया है। ठीक है, तो अगर ऐसा काम हो रहा है कि आपका ट्रेडर टर्मिनल जो है वो सही काम कर रहा है, ट्रेडिंग टर्मिनल, तो इसका मतलब कि आपका ब्रोकर तीसरा खाना भी फुलफिल कर गया है। और चौथा, कि अगर आपका ब्रोकर आपको टाइमली विड्रा दे रहा है, टाइमली आपके फंड्स वगैरह को मैनेज कर रहा है, टाइमली आपका डिपॉजिट सही हो रहा है, ये तमाम मामला अगर वो ठीक कर रहा है, तो इसका मतलब कि आपका ब्रोकर चारों खाने फिल कर गया और आपका ब्रोकर ठीक है, आप उस ब्रोकर के साथ इत्मीनान के साथ काम कर सकते हैं। ठीक है, ये तमाम चीज़ें हैं, ये अच्छे ब्रोकर को तलाश करने के लिए मैंने आपको बता दी, इसको नोट डाउन करना चाहते हैं कर लें। अगर ये ब्रोकर की तमाम खसूसियात आप हमारे 25 में देखते हैं, यकीनन देखते होंगे, क्योंकि हमारे पास, हम इसको ये खुद मुँह से नहीं कहते, आप इसको खुद वेरीफ़ाई करें जाके। ठीक है, जब वेरीफ़ाई करेंगे तो आपको ये चारों कॉलम इंशाल्लाह फुलफिल नज़र आएँगे, तो उसके बाद फिर आप डिसाइड कर लें कि क्या आपका हक बनता है इसके साथ चलना या नहीं चलना। ठीक है, तो ये है अच्छे ब्रोकर की निशानी।